हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे मेजर किया जाता है और हमारी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। हम इस चैप्टर का हर एक टॉपिक को समझेंगे एनिमेशन के हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि बिल्डिंग का बनना डेवलपमेंट है, रोड बनना डेवलपमेंट है, रेलवे बनना डेवलपमेंट है, अच्छे अच्छे स्कूल बनना डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल का होना डेवलपमेंट है। तो सबके दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे डेवलपमेंट को लेके। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि डेवलपमेंट को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? तो देखो, हम लिखेंगे द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी चीज़ का पहले से बेहतर हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। आया समझ में? अब दोस्तों, अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक किसान है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम में मिले, यानी कि वो इसका डेवलपमेंटल गोल्स है। सिमिलरली, एक मजदूर है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसे एक दिन की ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, तो वो उसका डेवलपमेंटल गोल्स है। जैसे मान लो एक लड़का है, उसे कार चाहिए, तो कार उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स है। एक लड़की है, उसे सिंगर बनना है, तो सिंगर बनना उस लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल्स है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि डैम बन जाए क्योंकि इससे हमें फ़ायदा है, हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी प्लस अच्छी वाटर सप्लाई भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर डैम बनता है तो उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और उनको कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। तो हम लिख सकते हैं वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। दोस्तों, आज के समय में सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, सबको पैसा ज़रूर चाहिए। एक किसान है, उसको अपनी फसलों के अच्छे से अच्छे दाम चाहिए। एक मजदूर है, उसको एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी चाहिए। एक बिजनेसमैन है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो एवरीबॉडी वांट्स मोर इनकम, या हम कह सकते हैं एवरीबॉडी वांट्स मोर मनी। सबको पैसा ज़रूर चाहिए, लेकिन दोस्तों ये एक रियलिटी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के गोल्स होते हैं। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक गोल्स, जिन्हें हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कि घर, कार, क्लॉथ, फ्रिज, तो ये सब मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, लव, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। तो ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानों की डेवलपमेंट के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को इन सब की भी ज़रूरत होती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसे एक बाहर की कंट्री में जॉब लग गई, उसे खूब पैसा मिल रहा है, वो अच्छा खासा कमा भी रहा है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि उसे इक्वलिटी नहीं मिल रही, जॉब सिक्योर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब आप खुद ही सोचो, क्या वो अपने आप को डेवलप्ड फील करेगा? नहीं ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। मतलब पैसा ही काफ़ी नहीं होता है डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ऑन बोथ मटेरियलिस्टिक गोल्स एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। मतलब अगर प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो इंसानों को दोनों को देखना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी। आया समझ में? और आपने एक और चीज़ नोटिस की, जो हमारा टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स, वो भी हमें यही बताना चाह रहा है कि इनकम तो ज़रूरी है ही डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अदर गोल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। नेशनल डेवलपमेंट,
दोस्तों अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए था। हमने ये जाना कि डेवलपमेंट का मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे भी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब देश की सड़कें अच्छी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब पेट्रोल का दाम कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार नेशन के डेवलपमेंट के प्रति भी लोगों के अलग अलग धारणाएं हो सकती है। यानी कि हम लिख सकते हैं डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नेशन टुवार्ड नेशनल डेवलपमेंट। और जब लोगों के अलग अलग विचार होंगे तो वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। आया समझ में? इसीलिए जब भी कुछ किया जाता है डेवलपमेंट के लिए तो ये ध्यान रखा जाता है कि उससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और नुकसान की गुंजाइश कम से कम हो। अब दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि देश का विकास होना नेशनल डेवलपमेंट होता है, पर नेशनल डेवलपमेंट को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? देखो, द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब जब देश का नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तब हम कहेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब वही बात है कि देश तरक्की जब करेगा जब देश के लोग तरक्की करेंगे, और देश के लोग तरक्की तब करेंगे जब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी मेडिकल केयर मिलेगी, पब्लिक फैसिलिटी मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो देश अपने आप तरक्की करेगा। आया समझ में? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। आपने देखा होगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड होती है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है। तो ये पता कैसे चलता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? तो ये हम पता करते हैं इनकम के बेसिस पे। मतलब कोई कंट्री कितना कमाती है इस आधार पे हम कंपेयर करते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना मैंने क्या बोला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब इनकम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है तो सबसे पहले देखी जाती है उसकी इनकम। वो भी कौन सी इनकम? पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो क्या होती है ये पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एवरेज कितना पैसे कमाता है एक साल के अंदर। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कंट्री की टोटल इनकम अपॉन कंट्री की टोटल पॉपुलेशन। इस फॉर्मूले से हम कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है जिसमें 4 लोग रहता है, ए बी सी डी। ए 3 रुपये कमाता है, बी 7 रुपये कमाता है, सी 2 रुपये कमाता है और डी 4 रुपये कमाता है। अब आपको इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो आप इस फॉर्मूले को देखो। फॉर्मूले के हिसाब से सबसे ऊपर आएगी टोटल इनकम, जो कि कितनी है सबको ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगा। यानी कि टोटल इनकम आ गई 16। नीचे आ गई टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग हैं? 4 लोग। तो डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 4 आंसर आएगा। यानी कि इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम आ गई 4। आया समझ में कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं? अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इसे पता कैसे करते हैं? तो होता क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 2017 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अनुसार वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम या उससे ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच कहलाएगी, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $955 या उससे कम है तो वो कंट्री पुअर कहलाएगी। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1820 पर एनम। तो इस हिसाब से हमारी इंडिया लो मिडल इनकम कैटेगरी में आती है। यानी कि इंडिया मिडल और पुअर कंट्री के बीच में लाई करती है। आया समझ में? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जितनी भी रिच कंट्रीज है वो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती है, मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री को छोड़ के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केवल इनकम ही डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करता। अकेले इनकम से ही काम नहीं चलता, बल्कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी। इन सब पे भी नेशनल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। आया समझ में? इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मतलब इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो इसे हम समझते हैं कुछ स्टेट के एग्जाम्पल से, जो कि है हरियाणा,
केरला एंड बिहार। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम। तो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,80,174 रुपीज़। सिमिलरली केरला की जो पर कैपिटा इनकम है 1,63,475 रुपीज़ एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम है 34,409 रुपीज़। तो यहाँ पे किसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है? हरियाणा की। यानी कि हमने सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा कि हरियाणा डेवलप्ड है, पर जैसा कि हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हमें इनकम के अलावा अलग अलग क्राइटेरिया को भी देखना पड़ेगा, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इनको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है। तो इट्स इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट die before the age of 1 year एज proposal of 1000 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन that पर्टिकुलर ईयर। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बताती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे मर जाते हैं अपने 1 साल कंप्लीट करने से पहले। तो ये होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ही अच्छा होगा। तो हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30, केरला की है 10 और बिहार की है 35। तो यहाँ पे हाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसकी कम है? केरला की। तो इसका मतलब क्या है कि केरला इस फील्ड में दोनों से आगे है। अब देखते हैं लिटरेसी रेट को। तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 या उससे ज़्यादा एज ग्रुप के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82, मतलब 82% लोग पढ़े लिखे हैं। केरला की लिटरेसी रेट है 94, यानी कि 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और बिहार की लिटरेसी रेट है 62, यानी कि बिहार में केवल 62% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट उतनी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। यहाँ पे सबसे अच्छा लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की। अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो को। तो ये होता क्या है? देखो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। तो अगर हम देखें हरियाणा की, तो हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो है 61। मतलब हरियाणा में हर एक 100 बच्चे में से केवल 61 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। वही अगर हम देखें केरला को, तो केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो 83। मतलब इस एज ग्रुप के हर एक 100 में से 83 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। अगर हम देखें बिहार की, हर एक 100 बच्चे में से केवल 43 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी बेस्ट कौन है? केरला, क्योंकि केरला का सबसे ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो है। आया समझ में? अब आप इस पूरे डाटा को ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भले ही हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, लेकिन बाकी फैक्टर में हरियाणा पीछे था। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम ही इकलौता क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कंट्रीज या स्टेट को कंपेयर करने के लिए, बल्कि इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में। आप देखो ना कि केरला इन सब फील्ड में क्यों आगे था? क्योंकि केरला में एजुकेशन और हेल्थ सर्विस अच्छी थी। आया समझ में? इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी लाइन है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। इसका मतलब ये है, जो आपके पास पैसा है वो हर एक चीज नहीं खरीद सकता जो जीने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही सोचो कि आप पैसे की मदद से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? नहीं ना। सिमिलरली पैसे की मदद से आप इन्फेक्शन होने से रोक सकते हो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन्फेक्शन आपसे पूछेगा कि पैसे वाले हो या गरीब हो। इन्फेक्शन तो कभी भी और किसी को भी हो सकता है। इसीलिए इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर को भी कंसीडर करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक फैसिलिटीज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फैसिलिटीज जो पब्लिक को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग अच्छे से अपना जीवन जी सके और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेल बीइंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गई, फूड हो गया, ये पब्लिक फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है लोगों के लिए। तो जितनी ज़्यादा अच्छी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज मिलेगी, लोगों की लाइफ उतनी बेहतर होती जाएगी। इसीलिए कुछ स्टेट में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिससे लोगों की लाइफ अच्छे से बेहतर हो सके। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? ये एक क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम किसी भी पर्सन का हेल्थ स्टेटस बता सकते हैं कि नूरिश्ड है या अंडर नूरिश्ड है या ओवरवेटेड है। यानी कि हम लिख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नूरिश्ड, अंडर नूरिश्ड और ओवरवेटेड। अब बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं?
हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट आपको केजी में लेना है और हाइट आपको मीटर में लेना है। तो मान लो कोई व्यक्ति है, उसका वेट है 120 केजी और उसकी हाइट है 2 मीटर। अब हमें इसका बॉडी मास इंडेक्स निकालना है। तो ऊपर रखेंगे वेट जो कि है 120 केजी, नीचे रखेंगे हाइट और उसका करेंगे स्क्वायर, आ जाएगा 4। तो ये कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया 30। यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स है इस व्यक्ति का वो है 30। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हो। आया समझ में? तो जिस किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम होता है तो वो अंडर नूरिश्ड रहता है, और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा होता है वो ओवरवेटेड रहता है, और जिस किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 या 25 के बीच में रहता है तो वो फिट रहता है, यानी कि नूरिश्ड रहता है। तो इस हिसाब से ये जो व्यक्ति है वो ओवरवेटेड है, क्योंकि इसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है। आया समझ में कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और इसे निकालते कैसे हैं। अब दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, जो वर्ल्ड बैंक था वो कंट्रीज को कंपेयर करता था इनकम के बेसिस पर, और फिर इनकम के बेसिस पे ही डिसाइड होता था कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये भी कंट्रीज को कंपेयर करती है, लेकिन इनकम के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी कंसीडर करती है, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करती है जिससे कंट्री को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो इसी से रिलेटेड आप इस डाटा को देख सकते हो जिसमें अलग अलग कंट्री को कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हेल्थ एंड स्कूलिंग, और लास्ट में दी गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर कौन सी कंट्री किस रैंक पे आती है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इंडिया को देखें तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019 इंडिया पूरे वर्ल्ड में 131 रैंक पे आती है डेवलपमेंट के बेसिस पर। इंडिया ऑक्युपाइज 131 रैंक इन वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक और UNDP इस दोनों में बहुत अंतर है, दोनों कंट्री को कंपेयर ही करती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे करती है और UNDP इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी लेती है। आया समझ में? अब हमारा लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों आज के समय में क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के पीछे इस कदर भाग रहे हैं, कभी ये नहीं सोचते कि इससे हमें फ्यूचर में नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं। लोग डेवलपमेंट के लिए वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं, जिससे वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, पेड़ कट कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो ऐसा डेवलपमेंट का क्या फायदा जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा हो। दोस्तों किसी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर लोग इसी तरीके से ओवर यूज करते रहे तो आने वाले समय में तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट भी यही बताना चाह रही है कि डेवलपमेंट करो, लेकिन इस कदर करो कि हमारा एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना हो और आने वाले जनरेशन भी इस चीज़ का यूज कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ हो, या तो वॉइस ओवर में या तो एडिटिंग में, तो ये सब चीज़ को आप इग्नोर कर देना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाई।